एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे तकलीफ़देह मोमेंट वो नहीं होता जब कोई उससे लड़ता है, जब कोई उसे रिजेक्ट करता है या जब कोई उससे नफ़रत करता है। सबसे तकलीफ़देह मोमेंट वो होता है जब कोई उसे देखता ही नहीं। जब आप कमरे में होते हैं और लगता है जैसे आप हैं ही नहीं। जब आप कुछ करते हैं और वो किसी को मैटर ही नहीं करता। जब आप बोलते हैं और लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। जब आप एफ़र्ट डालते हैं और वो एफ़र्ट इनविज़िबल रह जाती है। ये फीलिंग एक नाम है इसका। साइकोलॉजी में इसे इनविज़िबल वुंड कहते हैं और ड्यूक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर मार्क लीरी ने इस पर डेकेड्स तक काम किया। उनकी रिसर्च कहती है कि ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन को फिज़िकल पेन की तरह प्रोसेस करता है, लेकिन डीवैल्यूएशन को, यानी जब कोई आपको वर्थलेस फ़ील कराए, उसे ब्रेन एक स्लो क्रॉनिक इंजरी की तरह रजिस्टर करता है। एक बार की रिजेक्शन से उबरना आसान है, लेकिन जब दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते आपको फ़ील होता रहे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई नहीं समझता, तो ये वुंड अंदर तक उतर जाता है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो शायद घर में हैं और घर में ही इनविजिबल फ़ील करते हैं, जो ऑफ़िस में हैं और उनका काम कभी एक्नॉलेज नहीं होता, जो रिलेशनशिप में हैं और फिर भी अकेले हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ हैं और फिर भी मिसअंडरस्टूड हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में थक गए हैं। और इसीलिए आज हम बात करेंगे उन 10 चीज़ों की जो साइकोलॉजी कहती है कि तब करनी चाहिए जब कोई आपकी वैल्यू ना समझे। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि यह सिचुएशन एक्चुअली आपके अंदर क्या करती है, क्योंकि जब तक आप वुंड को नहीं समझेंगे, इलाज काम नहीं करेगा। काम नंबर 1, पहले ये पूछो कि वैल्यू ना मिलना असल में क्या है? जब हम कहते हैं कि कोई मेरी वैल्यू नहीं समझता, तो हम एक्चुअली 2 बहुत अलग सिचुएशंस को एक ही बात में मिक्स कर रहे होते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि इन दोनों को अलग करना पहला और सबसे ज़रूरी काम है। पहली सिचुएशन है जब दूसरे लोग जेन्युइनली आपको अंडर वैल्यू करते हैं। वो आपकी कैपेबिलिटी को डिसमिस करते हैं, आपके एफ़र्ट को इग्नोर करते हैं और ये सिस्टमैटिकली होता है। ये एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट की निशानी है। दूसरी सिचुएशन है जब आप खुद को अंडर वैल्यू कर रहे हैं और फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर के लोग आपको वो वर्थ दें जो आप खुद को नहीं दे रहे। ये साइकोलॉजिकल फिनोमेनन को नैथनील ब्रैंडन ने अपनी किताब द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम में डिटेल में समझाया है। वो कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों के वैलिडेशन को खुद की सेल्फ वर्थ के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ करते हैं और जब वो वैलिडेशन नहीं मिलती तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम दूसरों में है, जबकि असली प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी वर्थ को एंटायरली एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंड कर दिया है। तो पहला काम ये है कि एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट करो। एक काम करो, एक कागज़ लो और 2 कॉलम्स बनाओ। एक कॉलम में लिखो वो स्पेसिफिक सिचुएशंस जहां आपको जेन्युइनली इग्नोर किया गया, डिसमिस किया गया या आपका एफ़र्ट एक्नॉलेज नहीं हुआ। और दूसरे कॉलम में लिखो वो सिचुएशंस जहां आप वैलिडेशन के लिए वेट कर रहे थे, जो शायद आपको खुद से मिलनी चाहिए थी। ये एक्सरसाइज आपको क्लैरिटी देगी और क्लैरिटी के बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। अपने वैल्यू लैंग्वेज को पहचानो। गैरी चैपमैन की थ्योरी 5 लव लैंग्वेजेस को तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसका एक डीपर एप्लीकेशन है जो कम लोगों तक पहुंचता है। उन्होंने बाद में इस फ्रेमवर्क को वर्क प्लेस और जनरल रिलेशनशिप्स तक एक्सटेंड किया और ये कॉन्सेप्ट दिया कि हर इंसान का एक प्राइमरी एप्रिशिएशन लैंग्वेज होता है, यानी एक स्पेसिफिक तरीका जिससे उसे फील होता है कि उसे वैल्यू किया जा रहा है। कोई तब वैल्यूड फील करता है जब उसकी पब्लिकली तारीफ़ हो वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन से। कोई तब वैल्यूड फील करता है जब कोई उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। कोई तब वैल्यूड फील करता है जब उसकी हेल्प मांगी जाए, उस पर ट्रस्ट किया जाए। कोई तब वैल्यूड फील करता है जब कोई उसके लिए कुछ कर दे, एक्ट्स ऑफ सर्विस से। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी वैल्यू का मतलब एक स्पेसिफिक तरीके से डिफ़ाइन कर लेते हैं और जब वो
एग्जैक्ट तरीका नहीं मिलता तो हमें लगता है हमें वैल्यू नहीं किया जा रहा, जबकि दूसरा इंसान शायद एक अलग लैंग्वेज में वैल्यू एक्सप्रेस कर रहा हो। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के रिसर्चर सारा एल्गो, जिन्होंने ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन पर एक्सटेंसिव रिसर्च की है, उनका काम बताता है कि एप्रिसिएशन मिसमैचेस रिलेशनशिप्स में सबसे कॉमन और अंडर डायग्नोज्ड प्रॉब्लम्स में से एक है। आप चाहते हो कि कोई आपको वर्ड्स में एक्नॉलेज करे, लेकिन वो इंसान आपके लिए काम करके वैल्यू शो करता है और दोनों को लगता है कि दूसरा अप्रिशिएट नहीं करता। तो दूसरा काम ये है कि खुद से पूछो कि मेरे लिए वैल्यूड फील करना एग्जैक्टली किस चीज़ जैसा लगता है। उसे बहुत स्पेसिफिक तरीके से डिफ़ाइन करो और फिर ऑनेस्टली देखो कि क्या उन लोगों को पता है जिनसे तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। काम नंबर 3, ओवर फंक्शनिंग का पैटर्न तोड़ो। ये तीसरा काम उन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है जो जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें वैल्यू नहीं मिलती तो हमारी इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ये होती है कि और ज़्यादा करो, और ये रिस्पॉन्स सबसे टॉक्सिक पैटर्न्स में से एक को जन्म देती है, जिसे फैमिली सिस्टम्स थेरेपिस्ट मरे बोवेन और बाद में हैरियट लर्नर ने ओवर फंक्शनिंग का नाम दिया। ओवर फंक्शनिंग का मतलब है जब आप दूसरे इंसान की जिम्मेदारियां भी उठाने लगते हो ताकि वो आपको नोटिस करे, अप्रिशिएट करे या सिंपली रहने दे। आप उनके लिए वो भी करते हो जो उन्हें खुद करना चाहिए। आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप उनकी फीलिंग्स मैनेज करते हो, आप अपनी ज़रूरतें पीछे रख देते हो, और शॉर्ट टर्म में ये काम करता है। वो पर्सन टेम्पररी सेटिस्फाइड रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दो चीज़ें होती हैं। पहली यह कि आप बर्नआउट हो जाते हो, और दूसरी जो ज़्यादा पेनफुल है यह कि उस इंसान की नज़र में आपकी वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि जो चीज़ ईजिली अवेलेबल हो, जिसके लिए कोई एफ़र्ट ना लगाना पड़े, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ स्कैरसिटी नहीं है, ये साइकोलॉजी का एफर्ट जस्टिफिकेशन प्रिंसिपल है, जो लियोन फेस्टिंगर की कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी से निकलता है। लोग उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं जिनके लिए उन्हें एफर्ट लगाना पड़ा हो। तो तीसरा काम यह है कि जहाँ जहाँ तुम ओवर फंक्शनिंग कर रहे हो वहाँ कॉन्शियसली स्टेप बैक करो। ये क्रूअल नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है, और ये उस रिलेशनशिप को भी एक चांस देता है कि दूसरा इंसान एक्चुअली कुछ करे, कुछ इन्वेस्ट करे। काम नंबर 4, वैलिडेशन की ज़रूरत को रीडायरेक्ट करो। ये काम इमोशनली सबसे हार्ड है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे सेंट्रल है, और इसे समझने के लिए हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की बात करनी होगी, जिसे एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रायन ने यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में डेवलप किया। उनकी थ्योरी कहती है कि ह्यूमन बींग्स के 3 कोर साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं जिनके बिना वो फ्लरिश नहीं कर सकते। ऑटोनॉमी यानी ये फील करना कि मेरी चॉइसेस मेरी हैं। कॉम्पिटेंस यानी ये फील करना कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और रिलेटेडनेस यानी ये फील करना कि मैं किसी से जेन्युइनली कनेक्टेड हूँ। जब एक सोर्स, चाहे वो एक इंसान हो, एक रिलेशनशिप हो या एक एनवायरनमेंट हो, ये तीनों ज़रूरतें कंसिस्टेंटली फुलफ़िल नहीं करता तो ब्रेन एक सब्स्टिट्यूट ढूंढता है, और अक्सर वो सब्स्टिट्यूट बन जाता है उस स्पेसिफिक सोर्स से वैलिडेशन पाने की ऑब्सेशन। आप उसी इंसान से, उसी बॉस से, उसी फैमिली मेम्बर से बार बार ये प्रूव करने की कोशिश करते रहते हो कि देखो मैं वैल्यूएबल हूँ, और जब नहीं मिलती तो लूप फिर शुरू होती है। डिसी और रायन कहते हैं कि सोल्यूशन ये नहीं है कि वैलिडेशन की ज़रूरत को सप्रेस करो। सोल्यूशन ये है कि उसे रीडायरेक्ट करो उन सोर्सेज की तरफ जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिव हैं। कोई ऐसा फ्रेंड जो जेन्युइनली सुनता हो, कोई ऐसा काम जहां आपकी कंपिटेंस को एक्नॉलेज किया जाता हो, कोई ऐसी कम्युनिटी जहां आपको बिलोंग करने का फील हो। तो चौथा काम ये है कि पूछो, मेरी वैलिडेशन की ज़रूरत किन सोर्सेज से जेन्युइनली पूरी होती है, और उन सोर्सेज में ज़्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करो। काम नंबर 5, अपना इनर विटनेस डेवलप करो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे सेल्फ कंपैशनेट विटनेस कहते हैं। क्रिस्टिन नेफ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन में है,
और जिन्होंने सेल्फ कंपैशन रिसर्च में पायोनियरिंग वर्क किया है, वो कहती हैं कि हम सबके अंदर एक इनर क्रिटिक होता है। वो वॉइस जो कहती है तुम इनफ नहीं हो, तुम्हारे साथ यही होना था, तुम्ही में कोई कमी है। और जब बाहर से भी वैल्यू नहीं मिलती तो ये इनर क्रिटिक बहुत लाउड हो जाती है। लेकिन नेफ की रिसर्च में एक फैसिनेटिंग फाइंडिंग है। जो लोग सेल्फ कंपैशन डेवलप करते हैं, यानी जो खुद के साथ उसी काइंडनेस से पेश आते हैं जैसे वो किसी अच्छे दोस्त के साथ आते, उनकी एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी ड्रामेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि उनका इंटरनल सोर्स ऑफ वर्थ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बाहरी डिसमिसल उन्हें उस तरह नहीं तोड़ती। ये सेल्फ कंपैशन डेवलप करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, जिसे नेफ सेल्फ कंपैशनेट राइटिंग कहती हैं। जब भी कोई सिचुएशन हो जहां आपको वैल्यू नहीं मिली, उस रात एक पैराग्राफ लिखो, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से लिखो जैसे तुम एक लविंग वाइज फ्रेंड हो जो तुम्हारी सिचुएशन देख रहा है। क्या वो फ्रेंड तुमसे कहेगा तुम ही गलत हो? नहीं, वो कहेगा ये पेनफुल था, ये अनफेयर था और तुम इससे बेहतर डिज़र्व करते हो। ये एक्सरसाइज सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन नेफ के मल्टीपल स्टडीज़ में ये दिखाया गया है कि रेगुलर सेल्फ कंपैशनेट राइटिंग लोगों के कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करती है और उनकी इमोशनल रेजिलियंस को मेजरेबली बढ़ाती है। काम नंबर 6 है, श्रिंकिंग बंद करो। पैमला रीड गिब्सन और लोरेन राडके के रिसर्च में एक फिनोमेनन डॉक्यूमेंटेड है जिसे सोशल श्रिंकिंग कहते हैं। जब लोग ऐसे एनवायरनमेंट्स में रहते हैं जहां उन्हें कंसिस्टेंटली डीवैल्यूड किया जाता है, तो वो धीरे धीरे अपनी स्पेस कम करने लगते हैं, कम बोलते हैं, कॉन्वर्सेशंस में कम कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने ओपिनियंस को क्वालिफाई करने लगते हैं, मुझे लगता है, या शायद मैं गलत हूँ जैसे वर्ड्स ऐड करने लगते हैं, अपनी ज़रूरतें कम क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं। और ये श्रिंकिंग एक पेनफुल पैराडॉक्स क्रिएट करती है। आप इसलिए श्रिंक कर रहे हो ताकि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो, ताकि रिजेक्शन ना हो। लेकिन जितना आप श्रिंक करते हो उतना ही आप खुद को ऐसे लोगों के लिए विजिबल बनाते हो जो ऑलरेडी आपको डी वैल्यू करते हैं, और उन लोगों के लिए इनविजिबल बना देते हो जो आपकी असली वर्थ को देख सकते थे। एमी कडी का हार्वर्ड में किया गया रिसर्च, जो उनकी टेड टॉक योर बॉडी लैंग्वेज शेप्स हु यू आर में समराइज हुआ है, वो दिखाता है कि फिजिकल पॉस्चर और स्पेस टेकिंग सिर्फ दूसरों के परसेप्शन को नहीं बदलते, ये आपके ओन हार्मोनल स्टेट को भी चेंज करते हैं। जब आप फिजिकली एक्सपैंड करते हो तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल कम होता है, जिसका मतलब है कॉन्फिडेंस बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है। तो छठा काम ये है कि कॉन्शियसली श्रिंकिंग बंद करो। ज़रूरी नहीं कि कोई ड्रामेटिक जेस्चर हो, बस ये तय करो कि अगली बार जब आप कुछ कहना चाहते हो तो कहो, बिना इतने क्वालिफायर्स के, बिना परमिशन मांगे। आपकी प्रेजेंस, आपकी ओपिनियंस, आपकी ज़रूरतें, ये सब लेजिटिमेट है। काम नंबर 7, ये समझो कि कुछ लोग सिंपली इनकैपेबल हैं। ये काम उन लोगों के लिए है जो किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में लगातार सोचते रहते हैं कि वो मुझे क्यों नहीं समझता, और ये सवाल उनकी रातों की नींद लेता रहता है। साइकोलॉजी में मेंटलाइजेशन एक की कॉन्सेप्ट है। पीटर फोनजी, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हैं और जिन्होंने अटैचमेंट थ्योरी पर फाउंडेशनल वर्क किया है, वो कहते हैं कि मेंटलाइजेशन वो एबिलिटी है जिससे इंसान दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव, फीलिंग्स और इनर वर्ल्ड को जेन्युइनली अंडरस्टैंड कर सके। ये एक लर्नड स्किल है जो अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होती है और जो केयर गिविंग एनवायरनमेंट मिलता है उस पर हेविली डिपेंड करती है। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, कुछ लोगों की मेंटलाइजिंग कैपेसिटी जेन्युइनली लिमिटेड होती है। उनके साथ कोई कमी नहीं है, वो बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन वो इमोशनली अनेबल हैं ये समझने के लिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी वर्थ क्या है। ये उनकी सीलिंग है और आप चाहे कितना भी प्रूव करो वो सीलिंग नहीं टूटेगी। ये रियलाइजेशन पेनफुल है, लेकिन ये लिबरेटिंग भी है, क्योंकि जब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि यह इंसान मुझे वैल्यू इसलिए नहीं कर रहा
क्योंकि वो केपेबल नहीं है, मेरी कोई कमी नहीं है, तो आप उस एंडलेस लूप से बाहर निकल सकते हो। आप उन्हें चेंज करने की कोशिश करना छोड़ सकते हो और आप अपनी एनर्जी उन लोगों में लगा सकते हो जो एक्चुअली केपेबल हैं। काम नंबर 8, अपने वैल्यूज़ से रिकनेक्ट करो। जब आपको लगातार वैल्यू नहीं मिलती तो एक स्लो इरोजन होती है। आप धीरे धीरे ये भूलने लगते हो कि आप एक्चुअली कौन हो, आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है, आप किस चीज़ में अच्छे हो। आपकी आइडेंटिटी उस इंसान की या उस एनवायरनमेंट की ओपिनियन के अराउंड डिफाइन होने लगती है जिसने आपको डीवैल्यू किया। इसका जवाब वैल्यू क्लैरिफिकेशन है। स्टीवन हेज़, जिन्होंने एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यानी एसीटी डेवलप किया, वो कहते हैं कि वैल्यूज़ वो कंपस हैं जो हमें बताते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर्स थिंक ऑफ एस। और जब हम अपने वैल्यूज़ से डिस्कनेक्टेड होते हैं तो हम रडरलेस हो जाते हैं। हम दूसरों की वैलिडेशन को कंपास की तरह यूज़ करने लगते हैं और क्योंकि वो कंपास हमारी डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहा, हम परमानेंटली लॉस्ट फील करते हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसे हेज़ वैल्यूज़ क्लैरिफिकेशन कहते हैं। खुद से पूछो, अगर कोई देख नहीं रहा, अगर कोई जज नहीं कर रहा, अगर कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो भी मैं क्या करना चाहूँगा? मुझे क्या इम्पोर्टेंट लगता है? मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ? ये आंसर्स आपके वैल्यूज़ हैं और यही वो फाउंडेशन है जिस पर एक ऐसी आइडेंटिटी बनती है जो दूसरों की ओपिनियन से नहीं हिलती। तो 8वां काम ये है कि कागज़ लो और 3 से 5 वैल्यूज़ लिखो जो आपकी हैं, जेन्युइनली आपकी, किसी और की एक्सपेक्टेशन से इंडिपेंडेंट। और फिर देखो कि आपकी डेली लाइफ में इन वैल्यूज़ को कितनी स्पेस मिल रही है। काम नंबर 9, माइक्रो एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्थ बिल्ड करो। ये काम प्रैक्टिकली सबसे एक्शनेबल है और इसका साइकोलॉजिकल बेसिस बहुत सॉलिड है। ऑल्बर्ट बंडूरा का कॉन्सेप्ट है मास्टरी एक्सपीरियंसेस। स्टैनफोर्ड में उनकी डिकेड्स की रिसर्च ये कहती है कि सेल्फ एफिकेसी यानी ये बिलीफ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, प्राइमरीली उन एक्सपीरियंसेस से आती है जहाँ आपने एक्चुअली कुछ कर दिखाया। जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है तो आपकी सेल्फ एफिकेसी इरोड होती है, आप खुद पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। और यहाँ एक प्रैक्टिकल ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं। वो सोचते हैं कि जब कोई बड़ी अचीवमेंट होगी, जब कोई बड़ी रिकग्निशन मिलेगी, तब मैं बेटर फील करूँगा। लेकिन बंडूरा की रिसर्च कहती है कि सेल्फ एफिकेसी बड़े अचीवमेंट से नहीं बनती, वो स्मॉल कंसिस्टेंट मास्टरी एक्सपीरियंसेस से बनती है। यानी अभी आज एक छोटी चीज़ करो जो आपको रिमाइंड करे कि तुम कैपेबल हो। कुछ भी, एक किताब का एक चैप्टर पढ़ो जो तुम पढ़ना चाहते थे, एक स्किल प्रैक्टिस करो जो तुम्हें अच्छी लगती है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो चाहे वो छोटी हो, एक कमिटमेंट खुद से करो और उसे पूरा करो। ये माइक्रो एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे एक इंटरनल बैंक बनाती हैं। मैंने यह किया, मैंने वो किया, मैं केपेबल हूँ। और ये बैंक वो फाउंडेशन बन जाता है जिससे बाहरी डिसमिसल आपको फंडामेंटली नहीं हिला पाती। काम नंबर 10, ये डिसाइड करो कि तुम रहोगे या जाओगे, लेकिन कॉन्शियसली डिसाइड करो। ये आखिरी काम सबसे हार्ड है और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हर सिचुएशन को छोड़ दो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइकोलॉजी क्लियरली कहती है कि chronic exposure to an environment where you are consistently devalued has measurable negative effects on mental and physical health. येल के रिसर्चर निकोलस क्रिस्टाकिस और हार्वर्ड के जेम्स फाउलर ने एक्सटेंसिव नेटवर्क रिसर्च में दिखाया है कि हमारे सराउंडिंग्स के लोग, उनकी हैबिट्स, उनकी एटीट्यूड्स, उनका हमारे साथ बिहेवियर, ये लिटरली हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू। ये मेटाफोर नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। तो अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां आपको कंसिस्टेंटली डीवैल्यू किया जाता है, तो आपका ब्रेन अडेप्ट हो रहा है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। और जितना लंबे समय तक आप रहेंगे उतना हार्डर होता जाएगा उस एडेप्टेशन को अंडू करना। लेकिन ये भी सच है
कि हर सिचुएशन में लीव करना पॉसिबल या इवन राइट नहीं होता। फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड रियलिटीज़ हैं। तो 10वां काम ये है कि एक कॉन्शियस डिसीजन करो। या तो कॉन्शियसली डिसाइड करो कि मैं रहूँगा, लेकिन साथ में ये भी डिसाइड करो कि मैं खुद को यहाँ कैसे प्रोटेक्ट करूँगा, कहाँ बाउंड्रीज़ रखूँगा, किन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। या डिसाइड करो कि मैं जाऊँगा और एक टाइमलाइन बनाओ, चाहे वो 6 महीने का हो या 2 साल का, लेकिन डिफ़ॉल्ट में बिना डिसीजन के बस ड्रिफ्ट करते रहना सबसे टॉक्सिक ऑप्शन है। विक्टर फ्रैंकल ने जो नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप्स में सरवाइव किया और जिन्होंने लोगोथेरेपी डेवलप की, वो कहते हैं कि सफ़रिंग का जवाब सफ़रिंग को अवॉइड करना नहीं है। सफ़रिंग का जवाब है मीनिंग। जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मैं क्यों रह रहा हूँ या क्यों जा रहा हूँ, तो तुम उस सफ़रिंग को एक डायरेक्शन देते हो, और डायरेक्शन वाली सफ़रिंग एमलेस ड्रिफ्ट से हमेशा बेहतर होती है। अगर तुम आज का ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो शायद तुम इनमें से किसी सिचुएशन में हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानो, ये फ़ील करना कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है। ये एक वैलिड और रियल पेन है। इसे डिसमिस मत करो, लेकिन इसे अपनी आइडेंटिटी भी मत बनाओ। साइकोलॉजी जो कहती है वो ये है कि वर्थ किसी और के परसेप्शन से नहीं बनती। वर्थ एक ऐसी चीज़ है जो तुम बिल्ड करते हो एक्शन से, वैल्यूज़ से, कंसिस्टेंसी से, और उन रिलेशनशिप से जो एक्चुअली रेसिप्रोकल है। ये प्रोसेस रातों रात नहीं होती, लेकिन ये शुरू एक मोमेंट में होती है, और वो मोमेंट अभी हो सकता है। अगर तुम इस जर्नी में और डीप जाना चाहते हो, अगर तुम अपनी साइकोलॉजी को एक्चुअली समझना चाहते हो और अपनी लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस लाना चाहते हो, तो हमारे पास एक कोर्स है जो इसी के लिए बना है। उसकी जानकारी के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।